बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिलासपुर के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जिला भाजपा तैयारियों में जुट गई है। जेपी नड्डा जहां 21 नवंबर सुबह 10 बजे चंडीगढ़ से बिलासपुर लुहनू मैदान सीएम जयराम ठाकुर के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, तो वहीं लुहनू मैदान में अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा विधायक, मंत्री व पदाधिकारी सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सभा स्थल सहित कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम जयराम ठाकुर ने जहां बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को बधाई दी, तो साथ ही कल के दौरे की जानकारी देते हुए कोठीपुरा में बन रहे एम्स अस्पताल का निरीक्षण करने की भी बात कही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी नड्डा के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए पार्टी द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण करने की बात कही है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल आ रहे हैं और बिलासपुर में यहाँ हम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर होंगे कल। मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल आने पर देवभूमि, अपने गांव, अपने घर, अपने साथियों के बीच में आने के लिए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार राज्य, बड़ा राज्य, कठिन दौर में से, लेकिन उसके बावजूद भी वहां एनडीए की फिर से सरकार बनी, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। उन्होंने सारे कैंपेन का वहां पर जो है वो संचालन किया, नेतृत्व किया और आदरणीय मोदी जी और नड्डा जी को मैं बिहार की जीत पर बधाई देता हूं और कल के कार्यक्रम में वो यहाँ उपस्थित होंगे। यहाँ से एम्स में जाकर के थोड़ा उसका हम रिव्यू लेंगे, क्या क्या चल रहा है वहाँ पर विकास कार्य, और उसके साथ में फिर नड्डा जी के साथ मिलकर के पार्टी के साथियों का मिलना होगा। तो काफ़ी अरसे के बाद उनका आना हो रहा है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 नवंबर को बिलासपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर जहां जिला भाजपा उनके स्वागत में जुटी है, तो वहीं जेपी नड्डा बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। उनके दौरे से पूर्व प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आने वाले समय में एम्स अस्पताल में पढ़ने वाले छात्रों, चिकित्सकों सहित स्टाफ के लिए कॉल डैम के जरिए पीने के पानी की सुविधा पहुंचाने के मद्देनजर पेयजल योजना का निरीक्षण भी किया। वहीं इस दौरान जल शक्ति विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी दी। महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि बिलासपुर में बन रहा एम्स अस्पताल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके लिए पेयजल योजना सहित बिजली की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 65 करोड़ की इस योजना के तहत कसौल, बंदलाधार और कोठीपुरा में भंडारण टैंक बनाए जाएंगे, जिनकी क्षमता 21 लाख से 40 लाख लीटर तक रहेगी, जिसका कार्य 31 मई 2021 तक पूरा किया जाएगा। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। आज जब हम उस एम्स के प्रोजेक्ट को देखने आए तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो वाकई में ड्रीम प्रोजेक्ट है और वहाँ विशेष करके जो पानी की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई आपूर्ति है, उसके लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंसर्निंग विभाग के मंत्रियों को आदेश किए हैं कि तुरंत आप पानी की स्कीम जो उसको जल्दी पूरा करें और साथ में जो बिजली का काम है, क्योंकि बिजली के बगैर तो पानी उठेगा नहीं। तो आज इसीलिए मैंने कहा चलो मैं वहाँ भी देख लूँ और आते आते यहाँ भी देख लूँ। तो यहाँ से जो है वो गोल्ड डैम से पानी उठेगा, उसके लिए मशीनरी लगी हुई है, पाइपें पहुँच गई हैं। मेरे विभाग के चीफ साहब मेरे साथ हैं, एससी साहब, एक्शन साहब, सभी जो विभागीय अधिकारी हैं और हमने इस पानी की स्कीम को पूरा करने का टारगेट जो है वो 31 मई 2021 रखा है। हम इसको 31 मई को तैयार करके देंगे ताकि किसी प्रकार की असुविधा जो है हमारे एम्स में जो बच्चे वहाँ पर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वहाँ जो पेशेंट होंगे उनके इलाज उपचार के लिए कोई ये ना कहे कि पीने के पानी की वजह से जो है हमारी को कोई दिक्कत है। कितने का प्रोजेक्ट है? 65 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस 65 करोड़ के प्रोजेक्ट में तो हमारी 3 स्टेजें बनती है। यहाँ से पानी उठेगा और यहाँ ऊपर टॉप पे पहुँचेगा, वहाँ से आगे ग्रेविटी पे चले जाएगा और ग्रेविटी पे जाने के बाद फिर बीच में एक स्टेज आएगी। उस स्टेज से जब उठेगा तो बंदला की धार के ऊपर जो है वो हमारा मेन टैंक बनेंगे। वहाँ से नीचे फिर एम्स के लिए पानी चला जाएगा
मेन स्टोरेज जो है हमारी बंदला की धार के ऊपर बनने जा रहे हैं। वहाँ पर लगभग अनुमानित कोई 40 लाख लीटर की कैपेसिटी के जो है हम वहाँ पर भंडारण करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी लगभग 21 लाख लीटर कैपेसिटी का भंडारण यहाँ पर करेंगे। और इसके ऊपर जो है यहाँ पर वैसे ज़्यादा कैपेसिटी थी, लेकिन हमने यहाँ पर कम कर दी, क्योंकि आगे की कैपेसिटी बढ़ा दी, पीछे की कम, बीच की कम कर दी। अटल टनल रोहतांग के बनने के बाद अब लाहौल स्पीति के लोगों की जीवन शैली और आर्थिक स्थिति काफी बदलने वाली है। टनल के निर्माण के बाद इस बार बर्फबारी में लाहौल स्पीति बंद नहीं हुआ है। लाहौल स्पीति में इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बर्फबारी से संबंधित खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी, जिससे लाहौल स्पीति के लोगों को आर्थिक तौर पर काफी फायदा होगा। जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडे ने शिमला में कहा कि सरकार ने विंटर कार्निवाल और स्पोर्ट्स गतिविधियां करवाने के लिए व्यवस्था करने के आदेश दे दिए हैं। जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां बर्फबारी के मौसम में क्षेत्रवासियों को जो दिक्कतें उठानी पड़ती थी, उनको उससे इस बार लोगों को निजात मिलेगी। टनल के बनने के बाद लाहौल स्पीति में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं और स्पीति के लोगों को आर्थिक रूप से भी फायदा हो रहा है। जनवरी से अप्रैल तक बर्फबारी के मौसम में सरकार लाहौल स्पीति में साहसिक खेल प्रतिस्पर्धा करवाने जा रही है, जो पहले स्विट्जरलैंड जैसे देशों में होती है। वे अब सरकार लाहौल स्पीति में करवाएंगे, क्योंकि लाहौल स्पीति में बहुत अच्छी बर्फबारी होती है, इसलिए वहां पर बर्फबारी से संबंधित खेल गतिविधियां आयोजित की जाएगी। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। अटल टनल हिमाचल में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में अब सूचना व जनसंपर्क विभाग भी लोगों को महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए मैदान में उतर आया है। सूचना व जनसंपर्क विभाग के राज्य नाट्य दल शिमला शहर के विभिन्न जगहों पर कोरोना से बचाव पर आधारित पोस्टर और ऑडियो के माध्यम से प्रसार कर रहे हैं। इस दौरान लोगों को बताया जा रहा है कि यदि कोरोना से बचना है तो उन्हें कोविड नियमों का पालन करना होगा। लोगों को मास्क को सही ढंग से लगाने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही समय समय पर अपने हाथों को साफ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। खासकर भीड़ वाले इलाकों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना नियमों को अपनी आदत में ढालने के लिए बताया जा रहा है, ताकि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को रोका जा सके। इसलिए बाजार में खरीदारी करते समय आपस की दूरी का विशेष ध्यान रखें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कोरोना ये लोग हैं, चाहे नागरिकों को से बताएं तथा घर में बाहर से आने वाले व्यक्ति को जनसंपर्क के विभाग के जो लोग वो लगा रहे मास्क लगा के रखो। सरकारी आप लोगों को खुद पता होना पड़ेगी, लगा के रखो मत घूमो। किसी और को हो सकता है, आपको किसी और से हो सकता है। लगा ले, क्या होगा? लगाने से खुद बोले ना मास्क खोलो। अभी किसने खोला मास्क? ने बोला अभी करना नहीं आ रहा, प्राइमरी करना, डाटा प्लान नहीं पहना है। और बहन जी, आप भी सही ढंग से मास्क पहने और आपस में दूरी बनाए रखें। अरे श्रीमान, ये मास्क ऊपर जाओ, ऊपर ही कर से सहयोग की अपील करते हैं कि कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाएं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें। 2 गज की दूरी है जरूर टांगने के लिए नहीं, बल्कि इससे अच्छी तरह से अपने नाक और मुंह को ढकें। हम आप सभी से सहयोग की अपील करते हैं कि कोरोना महामारी को देखते कि आप सबको मालूम है कि आजकल कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो सरकार के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में हम लोगों ने कोरोना के नियंत्रण को लेकर के इसके संक्रमण को रोकने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया है। हमारे विभाग के सभी लोग
विभिन्न क्षेत्रों में जा करके प्रदेश के विभिन्न जिलों में और विभिन्न क्षेत्रों में नए नए इंस्ट्रूमेंट के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को एहतियात बरतने के लिए, सावधानियां बरतने के लिए, ताकि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं, जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको सख्ती से अनुपालना करें। उसके अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी दिनों से इस अभियान को चलाया हुआ है और हम लोग इसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जी, थैंक यू। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। जिला प्रशासन ने बर्फबारी के दौरान सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए शिमला नगर को 5 सेक्टर में बांटा है। प्रत्येक सेक्टर में हर विभाग का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान समयबद्ध कार्य सुनिश्चित किया जा सके। बर्फबारी से निपटने के लिए शुक्रवार को बचत भवन में अतिरिक्त उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया। उन्होंने बर्फबारी के दौरान सभी संबद्ध विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा बर्फबारी में फंसे लोगों को बचाने के लिए 4x4 गाड़ियों का इंतजाम करने और बर्फ वाले क्षेत्र में होटल या अन्य स्थानों की पहचान करने और बर्फ में फंसे लोगों को बचाने के लिए उपमंडल स्तर पर बचाव दल का गठन करने के एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि बर्फबारी को लेकर आज सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान जनजीवन सामान्य बनाए रखने के लिए विभिन्न विभाग अपने अपने नियंत्रण केंद्र स्थापित करें तथा आवश्यकता पड़ने पर संपर्क करने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करें। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्षों और नोडल अधिकारियों की सूचना व जानकारी तुरंत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध करवाना होगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, नगर निगम व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जिला में विभिन्न मार्गों को बर्फबारी के दौरान तुरंत साफ करने के लिए आपसी तालमेल स्थापित कर कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अधीन उपकरणों, श्रमिकों तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं को अपडेट कर 1 सप्ताह के अंदर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूची सौंपना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा बर्फबारी के दौरान पर्यटकों के लिए क्या करें अथवा क्या न करें पैम्पलेट में वितरित किए जाएंगे और बीएसएनएल, जियो तथा एयरटेल से अपने बर्फ वाले क्षेत्र के टावर में पर्याप्त तेल का भंडारण करने के निर्देश दिए हैं। सर्दियों के लिए आज आपने बैठक आयोजित की है, क्या क्या निर्देश दिए हैं? जी, इस बार जो आईएमडी यहाँ पे हमारा मनमोहन जी जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे आईएमडी से, इन्होंने यही बताया कि इस साल जो विंटर के पीक महीने रहते हैं हमारे जनवरी फरवरी, उसमें नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में कुफरी में भी हल्की बर्फ़ पड़ी है। हालांकि हमारी तैयारी हमेशा रहती है इन मामलों से डील करने के लिए, बट इस बैठक में एक बेसिकली कोऑर्डिनेशन की सारे विभागों में, क्योंकि हर एक के कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इससे निपटने के लिए, उसके बारे में बैठक की थी। हमारे 3 इसमें मुद्दे थे। एक तो होता है कि रेस्क्यू करने के बारे में, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। जो टूरिस्ट एरियाज़ में जाते हैं और बर्फ़ पड़ जाती है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं उस कारण से, और साथ में जो ट्रैकिंग रूट्स हैं हमारे कई, उसमें भी कई बार टूरिस्ट फंस जाते हैं। हालांकि एडवाइजरी जारी की जाती है कि इस मौसम में ना जाएं। तो एक तो रेस्क्यू के बारे में और एक स्मूथ मूवमेंट के बारे में, ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ होना चाहिए ज़िला के सभी एरिया में, ताकि और ज़िला और राज्य के मुख्यालय से ये जुड़ सके। तीसरा हमारा इसमें एजेंडा यही रहता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़, जो हमारे दूर दराज स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़, राशन पर्याप्त मात्रा में फेयर प्राइस शॉप इत्यादि में उपलब्ध रहे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग हमने की थी। हमने ये इंश्योर जो करना था कि कंट्रोल रूम हमारा जो ज़िला मुख्यालय में यहाँ पे है वो भी कंटिन्यूसली ऑपरेशन में रहे, और साथ में हर एक विभाग को भी बोला गया कि आप अपने अपने लेवल पे नोडल अधिकारी, लाइजन अफसर या कंट्रोल रूम, एक मिनी कंट्रोल रूम के तौर पे चलाएं, जो पर्टिकुलरली इस पीरियड में जब स्नो स्पेल हमें पड़ता है फोरकास्ट के हिसाब से, वो एक्टिव रहे। साथ में हमने अब हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, क्योंकि कुछ पिछले स्नो सीज़न से कुछ अधिकारियों के तबादले हुए हैं, नए अधिकारी ज्वाइन किए हैं, उनको अपडेट करना कि हमारी यहाँ पे वास्तविक स्थिति क्या रहती है स्नो के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड हमारे पास होने चाहिए, हर अधिकारी के पास होने चाहिए, ताकि कोऑर्डिनेशन करके ऐसा जब भी कोई मामला हो तो उससे निपटा जा सके।
साथ में कोविड के कारण इस बार थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है सिचुएशन। हमारी एम्बुलेंसेज तब भी मूव कर रही होंगी पेशेंट्स को लेके, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई एम्बुलेंस कहीं पे रुके। तो हेल्थ विभाग को 108 के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला गया कि जो कोविड वाली एम्बुलेंसेज हैं और अन्य एम्बुलेंसेज हैं उनको चेन्स के साथ इक्विप किया जा सके, कि जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल रोडू से आईजीएमसी आना है, रामपुर से या नारकंडा साइड से किसी ने आईजीएमसी किसी पेशेंट को लेके आना है, तो ये वाले जो स्नो वाले स्ट्रेचेस हैं उस पर आसानी से गाड़ियाँ ट्रैवल कर सकें। साथ में हमारे जो विभाग हैं जो रोड से रिलेटेड है, NHAI हो गया, NH डिवीज़न हो गए हमारे PWD के, साथ में PWD वाले जो हैं, MC वाले जो हैं, इन सब के रोड्स जो हमारे क्रिटिकल रोड्स हैं MC एरिया के भीतर और जो हमारे हाईवेज़ में दूसरे सब डिविजन्स में, उन सब के बारे में SDMs को और इन विभागों को बोला गया है कि अपनी प्रिपेयर्डनेस रखें कि JCBs आपकी कौन सी कहाँ पे हैं, वो वहाँ पे रहे। सैंड ऑलरेडी डिप्लॉय करके डाल के डंप्स बना के रखें, और अपने ऑपरेटर्स को स्नो स्पेल से पहले, जैसे अगर हमें पता है कि कल परसों बर्फ़ पड़नी है, तो आज रात से ऑपरेटर्स ऑन अलर्ट रहेंगे मशीनरी के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑपरेटर्स हम तब वहाँ पे उस मौके में पहुँच नहीं पा रहे हैं। साथ में ही बिजली विभाग, फॉरेस्ट विभाग, इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। जल शक्ति वालों का भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि सर्विसेज डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए, बिजली का सप्लाई ठीक रहना चाहिए, वरना कंटिंजेंसी प्लान इनका हो कि अगर फीडर किसी से सप्लाई रुक जाता है तो ऑल्टरनेट वहाँ पे सप्लाई कहाँ से देंगे। साथ में ऑलरेडी जो फॉरेस्ट का और बिजली का ऐसे तालमेल ज़रूरी है कि जहाँ पे MC एरिया या और हाईवेज़ हैं जहाँ पे पेड़ गिरने का खतरा है, कहीं टिल्टेड रोड पेड़ हैं, तो वहाँ पे SDMs भी अपनी जॉइंट इंस्पेक्शन कैरी आउट कर लें, ताकि जो ऐसे कमज़ोर पेड़ हैं इन पेड़ों को टाइमली रिमूव किया जा सके, कि ऐसा ना हो ये तब स्नो स्पेल के दौरान ये गिरे, सड़कें ब्लॉक हो, तारे टूटे, तो तब इसको एक थोड़ा प्रोएक्टिवली देखने के लिए अनुरोध किया गया है सभी से कि कंसर्न से। साथ में IPH वालों को भी अपनी तैयारी रखने के लिए बोला गया है कि कंटिंजेंसी प्लान इनका भी होना चाहिए, लाइजन अफसर इनके भी होने चाहिए। साथ में जो MC एरिया है उसको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है इस बार। पहले जो हम सेक्टर्स 5 सेक्टर्स जो बनाते हैं MC एरिया के, उसमें जो विभाग 6 विभागों को इंक्लूड किया करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन रहती थी, उनके साथ पुलिस, PWD वाले, MC वाले, फॉरेस्ट वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो इनके नोडल अधिकारी किसी भी एरिया में रहते थे, जहाँ पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्टर ऑफिसर है उस एरिया का, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके उस एरिया की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर ले। जैसे अगर स्नो कहीं पे अगर कहीं पे सड़क ब्लॉक्ड है। पर साथ में इस बार हमने कोविड के मद्देनज़र और पिछले एक्सपीरियंसेस से हमने कुछ और विभागों के भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने के इन सेक्टर्स में फ़ैसला लिया है। जैसे कि हो गए हमारे HRTC वाले, वो भी देखेंगे कहीं पे बसेस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस फंस जाती है, या प्राइवेट बसों की मूवमेंट के लिए। साथ में एक हमने इनको नियुक्त किया हेल्थ की तरफ से, तो जो उस इलाके के हेल्थ के अधिकारी होंगे वो भी हर जगह हर सेक्टर के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, कि कोविड को मद्देनज़र रखते हुए कि कोई प्रॉब्लम हो तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन सारी विभागों की आराम से हो सके। साथ में इस बार जो हम टीम्स बनाते हैं, इस बार ये भी फैसला लिया है हमने कि हर सब डिवीज़न में एक रेस्क्यू टीम भी बनाई जाए। तो रेस्क्यू टीम मतलब अगर जैसे चूरधार या चांशल की तरफ कोई चले जाते हैं, या कहीं मशोबरा साइड भी अगर कोई जंगल में ट्रैक करने के लिए चले जाते हैं टूरिस्ट कभी, और अगर ऐसे कोई बर्फ़बारी होती है, तो ये जो रेस्क्यू टीम है इट शुड बी रेडी, इट शुड बी ऑन अलर्ट, और आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ से मूव कर रहा है। तो ये एक थोड़ा सा हमने इस बार थोड़े एडिशंस भी किए हैं, एंड एवरीवन इज़ ऑन अलर्ट। SSB ITBP और हमारे जो SSB का कैंप कुमारसेन में है, ITBP की टीम हमारी रामपुर में है, तो हमारे जो भी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं उनके साथ भी हमारा संपर्क हमने साध लिया है कि अगर एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए तो हम इनको भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर, पंचायत नालागढ़ के पूर्व विधायक KL ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में नालागढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों और राजनीतिक मुद्दों पर जानकारी दी। KL ठाकुर ने कहा कि आज नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा चुनाव क्षेत्र बनकर उभरा है, जिसका सारा श्रेय केंद्र की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जाता है। पिछले दिनों भाजपा में चली खींचतान अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच छिड़े विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा में ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही नेता हिमाचल के विकास में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। वहीं इस बारे में मौजूदा विधायक लखविंदर राणा ने कहा कि पूर्व विधायक जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, फिर भी वे उद्घाटन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये एक निंदनीय घटना है और पूर्व विधायक इसके लिए हंसी का पात्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी विकास नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है वो कांग्रेस की देन है।
लखविंदर राणा ने कहा कि आज से पहले किसी भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है जो कि पूर्व विधायक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जिनमें 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल और रविंदर रवि, रणधीर शर्मा, जो कि पिछले चुनाव में हार गए थे, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया है कि हारने के बाद भी उद्घाटन करने निकले हो। पूर्व विधायक का नारियल फोड़ने के अलावा क्षेत्र के विकास में कोई योगदान नहीं है। उन्होंने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जितने भी पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभाग में टेंडर लगे हैं, सब अपने परिवार और अपने चहेतों को बांट रहे हैं। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। आपको पता लग सकता है क्योंकि विरोधी ये चाहते हैं, वो तो इलेक्शन भी इसी बेस पे जीते थे, सिंपथी पे, मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, जिता दो। उनके जो सपोर्टर वो भी काम नहीं चाहते हैं। उन्होंने एक बार एमएलए उसको बना दिया है, तो उनको पता है कि बार बनना था। उसने कहा था कि औरों को आपने 5 साल के लिए बनाया, मुझे 5 महीने के लिए बनाया, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया हुआ। तो लोगों ने वो भी देख लिया, सिंपथी में भी आगे झूठे गुमराह भी लोगों को किया, वो लोगों ने सब देख लिया है। तो अब लोग सब जान गए हैं, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं, उनको पता है हर गाँव में उसका बेस खिसक रहा है। उनके जो समर्थक है वो तो हमारे साथ उसमें से भी काफ़ी आ रहे हैं। जो न्यूट्रल वोट है, जो आम लोग हैं अच्छे गांव के, वो सारे हमारे साथ आ चुके हैं। ये इसलिए संभव हो पाया है, प्रदेश में जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद पूरे प्रदेश के साथ नालागढ़ के लिए विशेष रूप से है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हिमाचल से हैं, उनका पूरा आशीर्वाद पूरे स्टेट पे है, नालागढ़ पे विशेष रूप से है। ऐसे मोदी जी को लोगों ने दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया है। तो ये सब कारण है कि अब पूरे हिमाचल में जहाँ प्रगति विकास प्रगति की गति जो है बहुत तेज़ है विकास की, और साथ साथ जो है दोबारा से 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी इसका रिपीट होएगी और जयराम ठाकुर जी दोबारा से। मुझे नहीं लगता ऐसे, तो मुझे लगता है 1-2 दिन पहले पेपर में जो उसकी बात आप कर रहे होंगे, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में था, उसको अखबारों में तोड़ मोड़ के पेश किया है। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों नेता जो है स्टेट के लिए लगे हुए हैं, ऐसे कोई मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल वो बताया मैंने, 3 साल में 300 करोड़ के आसपास की स्वीकृतियाँ मैंने मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए प्राप्त कर लिए हैं, जिसका कार्य इसी सरकार में 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 300 है, उसका 100, 150, 200 करोड़ और कर ले, 500 करोड़ का टारगेट जो है वो इस 5 साल में नालागढ़ को करेंगे, तो विधानसभा क्षेत्र बनेगा। मैं चाहूँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, भाईचारा बना रहे, सुख समृद्धि शांति नालागढ़ में आए, भाई भाई से ना लड़े। राजनीति के समय होनी चाहिए विकास में, सब हम साथ हैं। हम नहीं देखते कांग्रेसी है, गांव में सबके लिए सब होता है। जैसे भगवान जो होता है, अगर बारिश डालता है वो, तो ऐसा थोड़ा कर एक खेत छोड़ देता है जो उसको गाली देता है, दूसरा ज़्यादा भक्ति करता है उसको ज़्यादा पानी देता है। जैसे भगवान सबके लिए होता है, ऐसे सरकार भी सबके लिए होती है। सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं भी सबका हूँ, मेरे लिए सब अपने हैं। एक कांग्रेस वाले या जो हमारी पूरी बड़ी भारी विकास प्रचार में आपने शुरू में कह दिया जी, जो है कि बात है उसमें नहीं आप डिस्क्रिमिनेट करो, उसको भारत पाकिस्तान मत बनाओ। बीबीएन एरिया है, नालागढ़ भी तो हमारा है ही है, बद्दी भी हमारा ही है, तो इसमें नहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात है। बद्दी में बैठे, नालागढ़ में बैठे, कोशिश करेंगे कभी और दफ्तर होंगे नालागढ़ में भी आएंगे। कुछ दफ्तर ऐसे जो बद्दी में नहीं नालागढ़ में है, जैसे पीडब्ल्यूडी का डिवीजन नालागढ़ में है, एसडीएम का ऑफिस नालागढ़ में है, बीडीओ का ऑफिस नालागढ़ में है, और एक्शन बिजली बोर्ड। पूर्व विधायक के.आर. ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से उन्होंने चुनाव विधानसभा के पीछे लड़ा, वो लोगों ने उनको हराया। और जो आप ये कह रहे हैं कि वो उद्घाटन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कोई भी काम जो डेवलपमेंट का, विकास का, चाहे कोई नई सड़क बननी है, चाहे कोई पुल बनना है, चाहे कोई स्कूल बनना है, चाहे सिंचाई की को पीने की स्कीम बननी है, चाहे कोई सिंचाई लोगों के किसानों के लिए सिंचाई की स्कीम है, चाहे पीने की स्कीम है, उनका जो उद्घाटन करे बिल्कुल लोगों को गुमराह करने के लिए करें। वो लोगों को दर्शाना चाह रहे हैं कि ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इनका कोई योगदान नहीं है, इनका 0 योगदान है। ये कभी भी जो है इन्होंने कोई मांग जो है ना तो मुख्यमंत्री के समक्ष यहाँ पर रखी, और ना ही कभी किसी कंसर्न जो महकमे के मंत्री उनके पास इन्हें कोई ऐसी मांग रखी। लोगों को गुमराह करके जो है राजनीति जो है वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे हिमाचल प्रदेश में के.आर. ठाकुर तो सिर्फ एक बार एमएलए रहा, लेकिन और जो हमारे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोगों की अगर मैं बात करूं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जैसे धूमल जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, जो कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, बड़े कद के नेता हैं।
इसी तरह रविंदर रवि जो IPH मंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हारे, दोनों इलेक्शन हारे, आपने देखा होगा उनके निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने इस ढंग की कभी भी घटिया राजनीति नहीं की कि जाके वो उद्घाटन करें, वहाँ पर नारियल फोड़े, लोगों से हार अपने आप को डलवाएं। हार भी वो खुद ही लोगों को जो है अपने पैसे से वहाँ पर जाके देते हैं और वहाँ पर जाकर ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी निंदनीय कार्य है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विकास के कार्य हम करा रहे हैं, ये नारियल ये फोड़ रहे हैं। आप पीछे पानी की जो स्कीमें, जो हमारे ट्यूबवेल यहाँ पर सिंचाई के बहुत हमारे नालागढ़ हल्के में थे, हमने विधानसभा में वकालत की कि जो यहाँ पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनके ढक्कन बहुत देर से बंद पड़े हैं, लेकिन वहाँ के लिए हमारे को बजट चाहिए। तो उसके लिए सरकार से हमने जब विधानसभा में वकालत की तो बजट का प्रावधान हुआ। आज उनकी जो है पाइपलाइन बिछ रही हैं, होदियाँ बन रही हैं और पंप हाउस बन रहे हैं, वहाँ पर भी जाके जो है वहाँ उसका जो है ये उद्घाटन करें। उद्घाटन तो नहीं मैं कहूँगा हाथ डलवा रहे हैं अपने आप को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो काम जो है हमने कराए। जहाँ भी कोई BBND की सड़क बनती है वहाँ पर जाकर नारियल लेके जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। BBND के मेंबर मैं हूँ, जो BBND का मेंबर है, इधर से नालागढ़ हल्के से विधायक लोगों ने मुझे चुना है। मुझे जो है मेंबर जो है सरकार ने बना रखा है, दूर से परमजीत सिंह पम्मी है, उस बैठक में हम बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी उसकी अध्यक्षता करता है। अपने हल्के की जितनी भी सड़कें हैं, जो पंचायत लेवल से ऊपर की सड़कें हैं, 5 लाख से ज़्यादा ऊपर की सड़कें हैं, तो हम BBND से स्वीकृत कराते हैं। सड़कें हम स्वीकृत कराते हैं कि यहाँ पर जो है BBND की लिस्ट देकर जो सड़कें अप्रूव हुई होती है, जो काम लगने होते हैं, वहाँ पर जाकर लोगों को शोर मचा देते हुए मैंने काम किया। इसी तरह IPH महकमे में जाकर जो सिंचाई के बोरों के आगे काम शुरू होने हैं, जिनके टेंडर होने हैं, वहाँ से एक्शन से लिस्ट ले लेते हैं और वहाँ पर जाकर लोगों को गुमराह कर देते हैं, जाके ये तो काम मैंने कराया। इसी तरह PWD की जो सड़कें बननी है, पुल बनने हैं, काम हम करा रहे हैं, बजट में हम डलवाते हैं, MLA प्रॉपर्टी हमारी जाती है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए वहाँ पर नारियल फोड़ देते हैं कि मैंने काम कराया, क्योंकि एक्शन से लिस्टें लेकर वहाँ पर लोगों के प्रचार जो है वहाँ पर कर दिया जाता है। ये बहुत घिनौनी जो है राजनीति यहाँ पर हो रही है। ऐसा हम जो है इसका खंडन करते हैं, क्योंकि विधानसभा में जो विधायक होता है उसके ही प्रॉपर्टी से जो है विधानसभा क्षेत्र में जो है कार्य होते हैं। लेकिन मैं उनको सलाह देनी चाहता हूँ, जो उनको राजनीति का नहीं पता है तो धूमल जी को पूछ ले, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की। रविंदर रवि को पूछ ले, उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। सत्यपाल सत्ती जी जो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, अब वो चेयरमैन बने हैं, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की। रणधीर शर्मा जी हमारे साथ के पड़ोस के लगते हैं, वो भी एक्स MLA है, लेकिन उन्होंने भी ऐसी कोई घटिया कोई हरकत नहीं की। और यहाँ पर जो पूर्व विधायक है वो अपने आप को जयराम ठाकर से भी ऊपर समझता है। जिन स्कीमों के करोड़ की बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, पुल है, सड़कें हैं, जिनके उद्घाटन मुख्यमंत्री ने करने हैं, उसमें विधायक भी नहीं करता, वहाँ भी वो हाथ डलवा लेते हैं अपने आप को।